आई एम अर्नव गोस्वामी एंड आई एम रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दोस्तों, 2020 की तरह ही सन 57 की क्रांति भी देश के इतिहास का वो क्षण था जब पूरा देश एक साथ स्वधर्म और स्वराज के लिए लड़ रहा था। राष्ट्रवाद अपनी चरम सीमा पर था और अंग्रेजों के खून की प्यासी जनता जगह जगह उनका नरसंहार करती घूम रही थी। लेकिन फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेजों से हमारा देश हार गया। आखिर क्यों? क्योंकि हम केवल नेशनलिस्ट थे, जबकि अंग्रेज नेशनलिस्ट होने के साथ साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल डिसिप्लिन्ड और वेल इक्विप्ड भी थे। क्रांति के पहले चरण में हमने अलग अलग स्थानों पर अटैक करके 2/3 भारत को आज़ाद करा लिया था, लेकिन सेकेंड राउंड में उन्होंने पंजाब में एडिशनल फोर्सेस बुलाई, रीग्रुप हुए, गुलाब सिंह और सिंधिया जैसे राजाओं की मदद ली और अपनी पूरी शक्ति और एकजुटता से भारत ने पहले दिल्ली, फिर चंपारण, फिर अवध और अंत में झांसी जीतकर देश को वापस अपना गुलाम बना लिया। और इसलिए हमारा अनऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म उनके वेल ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म के सामने हार गया। 2014 के बाद कुछ यही हाल देश के मीडिया का भी है। एक तरफ नेशनलिज्म का पुनरुदय हुआ है और पहले चरण में लगभग 2/3 भारत में राष्ट्रवादी विजयी हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के सोशल और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को फिक्स करने में नेशनलिस्ट मीडिया की बुरी तरीके से हार हुई है और इसका कारण है अनऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म। जब यूपी में बीफ बैन का कानून तोड़ने और हिंदुओं की आस्था को तार-तार करने पर दादरी कांड होता है, ट्रेन में सीट के झगड़े को लेकर जुनैद कांड होता है या झारखंड में किसी जंगल में किसी चोर की पिटाई होती है, तो लो बीपी न्यूज़ से लेकर झूठ तक और बीबीसी से लेकर अल जजीरा तक देश के सभी पैन इस्लामिस्ट न्यूज़ चैनल्स चंद मिनटों में एक साथ गुट बनाकर पहुंच जाते हैं। दर्जनों चैनल्स एक साथ प्रोपेगेंडा चलाते हैं और एक क्रिमिनल इंसिडेंट्स को एक कम्युनल इंसिडेंट्स बना देते हैं और ये चर्सी बॉलीवुड से लेकर यूएन तक के देश के मेजॉरिटीज़ को बदनाम करने का ट्रेंड चला लेते हैं, जिसे फिल्में और वेब सीरीज़ में दिखा दिखाकर युवाओं के सामने परोसा जाता है, जिससे वो 5000 सालों से चली आ रही व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली भारतीय संस्कृति को वैचारिक रूप से त्याग दें और फिल्मी अभिनेताओं की भांति चरसी और हिंसक बन जाएं। वहीं दूसरी ओर नेशनलिस्ट मीडिया किसी भी खबर की रिपोर्टिंग एकजुट होकर नहीं कर पाता, बीच में ईगो आ जाता है। अगर कैराना से हिंदुओं के पलायन की खबर सुधीर जी दिखाएंगे तो बाकी नेशनलिस्ट मीडिया मौन। अगर यूपीएससी जिहाद को अशोक चौहान जी दिखाएंगे तो फिर से बाकी नेशनलिस्ट मीडिया मौन। अगर शाहीन बाग में दीपक चौरसिया जी पर हमला होगा तो फिर से बाकी नेशनलिस्ट मीडिया मौन। और जब सोनिया सेना अर्नव गोस्वामी जी को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी केस के उनके घर से दिन दहाड़े उठा लेती है तो फिर बाकी सब मौन। इस तरह धीरे धीरे सबका नंबर आएगा, ठीक वैसे ही जैसे 57 में हुआ था। एकजुटता के कारण उनकी खबरें आंदोलन बन जाती हैं और एकजुटता के अभाव में हमारे आंदोलन खबर बनकर रह जाते हैं। इसीलिए मेरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी नेशनलिस्ट पत्रकारों से अपील है कि आप लोग देश के लिए लड़ने से पहले अपने ईगो से लड़ें। एक कॉमन ऑफिस बनाइए जहां सभी नेशनलिस्ट मीडिया हाउस के रिप्रेजेंटेटिव हों और उनका एक छोटा सा स्टाफ हो, और क्या खबरें होंगी ये मिलजुल कर तय करें ताकि राष्ट्रवादी खबरें ना रहें, एक आंदोलन बन सकें। हाँ, उस खबर की तह में कौन कितना जाता है ये उसका टैलेंट, कौन कैसे रिप्रेजेंट करता है ये उसका स्टाइल, किसके पास क्या फैक्ट है ये उसकी रिसर्च। लेकिन अगर इंटरेस्ट कॉमन है तो मुद्दे भी कॉमन होने चाहिए ताकि देश में सोशल और पॉलिटिकल नैरेटिव्स को नेशनलिस्ट मीडिया तय करें। और महाराष्ट्र में सोनिया सेना ने अर्नव जी और उनके परिवारों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया है ना, उन्हें यह बता दूं कि अर्नव एक व्यक्ति नहीं बल्कि विचारधारा है। आई एम अर्नव गोस्वामी एंड आई एम रिपब्लिक ऑफ इंडिया।